हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आरओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनमें से इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स से अभी तक, वो सभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हर एग्जाम में लगभग, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यूपी पीसीएस में भी अब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आरओ में भी डायरेक्ट भी यहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जितने भी पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जैसे सब्जेक्ट वाइज हैं वो सभी, और जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर जो टेस्ट है विद एक्सप्लेन आंसर की, वो सभी आपको आरओ वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आप आरओ ग्रुप डिटेल्स व्हाट्सएप करेंगे, आपको ग्रुप की डिटेल्स भेज दी जाएगी, क्या क्या ग्रुप में मिलेगा और कैसे ज्वाइन करना है वो सब उसी में लिखा हुआ है। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। 2021 का प्री वाला पेपर, ये पंचवर्षीय योजना और मॉडल से क्वेश्चन आया था, और ये हमेशा रिपीट करता है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लगभग फिक्स रहते हैं। आपको अगर आप ग्रुप में हैं तो इकोनॉमिक्स वाला जो भेजा गया है नोट्स, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत ही सटीक चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे आप, तो जितने भी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आते हैं वो नहीं गलत होंगे। और जो करंट से क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से बजट वाले बनेंगे। अभी जब तक ये जो 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, तो इसमें जो है 2024 वाला बजट तो नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो रिसेंट की जो पुराने वाले बजट की है वही पूछी जा सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी में पेपर नहीं बनेगा कि 1 फरवरी को बजट आया, 11 फरवरी को पेपर चेंज कर दिया गया। ये पीसीएस के पेपर के लिए 2024 वाला जो बजट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। पीसीएस में 2024 का बजट पूछा जाएगा, तो उसको जैसे ही आएगा वो कवर करा दिया जाएगा। आरओ में 2023 वाला बजट जो है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ज़्यादा पूछे जाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन जो रिसेंट में मौद्रिक नीति आती है वो कवर करा दी जाएगी आपको करंट के थ्रू, तो उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टैटिक पार्ट में जो पूछा गया है पंचवर्षीय योजना और मॉडल, जैसे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 तक थी, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी जो थी 56 से 61 तक थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय जो 61 से 66 तक थी, ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें एक चीज़ जो पूछा जाता है, गैप किस में आया था। तो यहाँ पर तो एक तो ये गैप आपको दिख रहा है, चतुर्थ के पहले जो है गैप आया है 3 साल का, 66 से लेकर 69 के बीच में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर मॉडल पूछा गया अशोक रुद्र मॉडल। अभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना के पहले या फिर किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है गैप आया था, या फिर अनवरत योजना चली थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको उसी इकोनॉमिक्स वाले नोट्स में मिल जाएंगे। उसको अगर आप पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना वाला सेक्शन तो उसमें ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इसको तो अभी पढ़ ही लीजिएगा क्योंकि इसमें से एक आध हो सकता डाल दिया जाए। उद्यम और विनियोग जो है, किस तरह के उद्यम, जो 3 प्रकार के उद्यम बताए गए हैं। सूक्ष्म उद्यम किसको कहा जाता है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ तक हो। लघु उद्यम जो होता है उसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो। और मध्यम जो होता है उसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की गई है। ये सूक्ष्म और लघु और मध्यम ये उद्यम के प्रकार हैं। अगला है यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर योजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी लिखी हुई, तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। या फिर आपके पास अगर लूसेंट होगी तो लूसेंट में कुछ योजनाएं पुरानी वाली लिखी हुई हैं, उसको देख लीजिएगा। ये मोदी गवर्नमेंट की जो योजनाएँ हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना है 2014 के बाद से और लगभग 2020 तक, क्योंकि रिसेंट वाली उतनी नहीं पूछी जाती जितना 14, 15, 16, 17 वाली पूछी जाती है। निम्न में से कौन सी 2015 की नहीं है, निम्न में से कौन सी 2014 की योजना नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आता है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी ये, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001। देखिए ये वाली जो है इसको हमेशा डाल दिया जाता है, और ये वाला ज़रूर याद रखिएगा। बाकी के जैसे ऑप्शन में कुछ पॉपुलर रहता है, कुछ रहता है कि आपने नहीं सुना होगा, तो अगर 1 आध 2 पता रहता है तो उससे काम चल जाता है कभी कभी। तो महिला समृद्धि योजना 1993, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो ऑप्शन में रहता है वही चीज़ें हैं। जैसे कुछ योजनाएं होती हैं उसमें जैसे सन 2000 से लेकर 2001 इस तरह से लिखा हुआ होता है, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये तो 2000 लिख दिया रहता है या फिर 2001। तो इस तरह से इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन में एग्जाम में दिया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। मतलब अगर 2022 की बात करें, ये तो मतलब पहले का है ये एग्ज़ाम, लेकिन रिसेंट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो 2022 में
8.4% था सेवा क्षेत्र का योगदान, और 2023 के लिए जो अनुमान है वो अनुमान है 8.1%। अब ये अनुमान 2023 के लिए था, तो मतलब ये कब आएगा, अब जब आर्थिक समीक्षा आएगी बजट के पहले 2024 में, तभी ये जो अनुमान है ये सही था कि गलत था तभी पता चलेगा। तो अभी के लिए तो 9.1% 2023 के लिए अनुमान है सेवा क्षेत्र का, और 2022 में ये था 8.4%। आर्थिक समीक्षा पिछले ईयर की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषक श्रेणी। सीमांत कृषक किसको कहा जाता है, जब किसी की खेती का जो क्षेत्र होता है 1 हेक्टेयर से कम हो। लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर वाले। अर्ध मध्यम कृषक जो होते हैं 2 से 4 हेक्टेयर वाले। मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर वाले। और बड़े या बृहद कृषक जो होते हैं 10% या उससे अधिक, जिनका कृषि क्षेत्र 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, बड़े किसान होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम। ये जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन देखा, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये दोनों, सीमांत कृषक और लघु कृषक क्या होता है। इसके अलावा बड़े कृषक किसको कहा जाता है, तो सीमांत वाले 1 से कम, लघु वाले 1 से 2 और बृहद वाले 10 हेक्टेयर से ज़्यादा या फिर 10 हेक्टेयर। भारतीय संविदा अधिनियम कब आया था, 1872। ये कुछ अधिनियम होते हैं जो हमेशा आ जाते हैं एग्जाम में, खास करके कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था। वस्तु विक्रय अधिनियम जो है ये 1930 में आया था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया था। इस तरह से क्वेश्चन इसलिए करे जाते हैं कि अगर दोबारा ये क्वेश्चन बन जाए या फिर इनमें से एक ही पॉइंट बन जाए तो गलत ना हो। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नर और उनके जो कार्यकाल थे, मैचिंग में था। तो IG पटेल, ये इनका कार्यकाल था 1977 से 82 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह 82 से 85 तक इनका कार्यकाल था RBI गवर्नर के रूप में। फिर C रंगराजन का 92 से 97 था। डॉक्टर सुब्बा राव का था 2008 से 2013 तक। ये क्वेश्चन मैचिंग में नहीं था, ये था कालक्रम में व्यवस्थित करना था, कौन पहले आया था, नंबर 1 नंबर 2। तो अगर कार्यकाल पता होगा तो ये अरेंज हो जाएगा। तो IG पटेल, फिर मनमोहन सिंह, फिर C रंगराजन, फिर सुब्बा राव। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25 नंबर के हैं, 25वें नंबर के ये RBI गवर्नर है। पहले जो RBI गवर्नर थे वो कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, अंग्रेज। और RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। उसी टाइम पे ये गवर्नर बने थे। पहले भारतीय RBI गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे, सर CD देशमुख। ये सर उपाधि जो है, जब नाइटहुड की उपाधि मिलती है तब ये सर ऐड होता है। CD देशमुख थे हमारे प्रथम भारतीय जो RBI गवर्नर थे। 1943 से 49 तक थे ये। तो कभी कभी भारतीय पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रथम पूछ लिया जाता है। तो अगर भारतीय लगा रहेगा तभी CD देशमुख आंसर होगा, नहीं तो ऑसबॉर्न स्मिथ ही होगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के द्वारा RBI की स्थापना हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। 1935 में स्थापना हुई थी, लेकिन 34 वाला ये एक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 का प्री का पेपर। ग्रीन बॉन्ड जो है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन निवेश बैंक या यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इसको मिलकर लॉन्च किया गया था ग्रीन बॉन्ड को। इसका काम क्या है ग्रीन बॉन्ड का, तो यह एक स्थिर ब्याज प्रतिफल का दीर्घकालिक निवेश है। यहाँ पे ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट की तरह है। और यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत लिखा था, इसकी जगह पे अल्पकालिक लिखा था। ये एक निवेश, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसके द्वारा ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाया जाता है, धन को इकट्ठा किया जाता है। एक निवेश के रूप में लोगों से धन लेके इकट्ठा किया जाता है। और वो किस प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, तो जो जलवायु के लिए अच्छे हों, हमारी जलवायु को अच्छा करें, कार्बन को कम करें, तो उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए ऐसी प्रोजेक्ट ही लगाने की बात की जाती है ग्रीन बॉन्ड में। और किसने शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन बैंक जो है ये किस तरह का बैंक है, तो सार्वजनिक बैंक था। और ICICI बैंक जो है ये निजी बैंक है। सिटी बैंक विदेशी बैंक है। सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है। तो इसमें युग्म था, कोई एक गलत होगा तो वही सही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। RBI के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और ये जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम जो है 2 चीज़ों के विलय से हुआ था। ये जमा बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय से इसकी स्थापना हुई थी। कोई ऐसा स्टेटमेंट था, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम जो है कब आया था या फिर किसके विलय से स्थापना हुई, तो बस इतना याद रखना है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। RBI के द्वारा ये संचालित होता है। और इन दोनों के जमा बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जो विलय से ही इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना है। अब इस तरह का जब क्वेश्चन बनता है तो पहली बार में किसी को नहीं आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ भी दिया जाता है। दोबारा जब आता है तभी सही होता है। तो अगर दोबारा रिपीट होगा तभी सही हो जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन तो एक बार में पूछा नहीं गया होगा, तो हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर किसके द्वारा संचालित होता है। तो ये चीज़ आप अलग से भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आया तो।
नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। महंगाई नियंत्रण से मतलब क्या है कि मतलब पूरे बाजार में या फिर पूरे देश में जो है पैसे की कमी हो जाए, पैसा को हटा लिया जाए वहाँ से, तभी महंगाई कम होगी। अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा रहते हैं, बहुत पैसा रहेगा, तो एक छोटी सी चीज़ खरीदने का उसका दाम बढ़ जाता है। छोटी सी चीज़ जो है बहुत महंगी मिलती है, उसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। पैसे की वैल्यू कम हो जाती है अगर बहुत पैसा हो जाता है तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा। तो बैंक दर को बढ़ाया जाता है। बैंक दर वो दर होती है जिसमें सेंट्रल बैंक यानी जो हमारा रिजर्व बैंक है वो बाकी के बैंकों को, जो वाणिज्यिक बैंक है उनको जिस दर पर ऋण देता है उसी को कहा जाता है ये बैंक दर। और ये जो बैंक दर होती है इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक शब्द ये दीर्घकालिक ऋण देने के काम में आता है। दीर्घकालिक, यहाँ पे अल्पकालिक हो जाएगा तब गलत हो जाएगा, तो दीर्घकालिक के लिए बैंक दर। फिर यहाँ पे आता है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि यानी सीआरआर। नगद आरक्षित अनुपात मतलब सीआरआर में वृद्धि हो जाए, बैंक दर में वृद्धि हो जाए, एसएलआर में वृद्धि हो जाए, तभी मुद्रास्फीति नियंत्रण में आती है। हर तरह के टैक्स में जो है बढ़ोतरी हो जाए, टैक्स बढ़ने लगे। अगर बैंकों के पास या लोगों के पास जो है पैसा नहीं रहेगा तभी महंगाई कम होगी। इस तरह का इसमें प्रावधान किया जाता है आरबीआई के द्वारा। सीआरआर वो दर होती है जिसमें बैंक जितना जो है बैंक अपने हिस्से का, टोटल हिस्से का जो भाग आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको सीआरआर कहा जाता है। अगर यही सीआरआर बढ़ा दिया जाए, जैसे अगर सीआरआर को बढ़ा दिया गया 4.5, वर्तमान में इतना है 4.50, अगर इसको बढ़ा दिया गया तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। अगर बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो बाकी लोगों को, जो जनता है उसको कम ऋण देंगे वो। तो यही चीज़ें हैं। या फिर जो ऋण देंगे उसमें भी टैक्स ज़्यादा लेंगे तो लोग कम ऋण लेंगे। ऋण मतलब जो लिया जाता है पैसा, लोन। तो अगर सीआरआर रेट बढ़ेगी तो पैसा कम हो जाएगा मार्केट से, तो इसीलिए बढ़ाई जाती है। दूसरा जो है वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि यानी एसएलआर में वृद्धि। एसएलआर क्या होता है कि वो एक रिजर्व की तरह काम करता है जो बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। ये पैसा जो है, ये सीआरआर वाला पैसा और एसएलआर वाला पैसा जो है ये मार्केट से बाहर हो जाता है। मतलब अपने टोटल जितना भी चीज़ें उनके पास है उसका 18% उनको अपने पास रखना पड़ेगा बैंकों के पास रिजर्व के रूप में। तो ये वर्तमान में है 18%, ये भी मार्केट से बाहर हो जाता है। प्रतिभूतियों का विक्रय, जो बॉन्ड्स होते हैं उनका विक्रय होगा। अगर सरकार जो है बॉन्ड बेचने लगेगी आरबीआई के थ्रू तो लोगों का पैसा कम हो जाएगा, जो है लोगों के पास पैसा कम रहेगा क्योंकि वो बॉन्ड खरीद लेंगे, उसके बदले जो है पैसा जमा कर देंगे तो उनके खुद के पास पैसा कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा। तो ये चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं जो आपको इकोनॉमिक्स वाला नोट्स है उसमें। चालू खाता घाटा क्या होता है? तो निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा निवल अंतर, आयात और निर्यात के कारण जो है जो घाटा हो जाता है, जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतना हमारा फ़ायदा होगा, आयात जितना होगा उतना हमारा पैसा मतलब पैसा बाहर जा रहा है, हम सामान ले रहे हैं तो हमारा घाटा हो रहा है। निर्यात ही हमेशा फ़ायदे में रहता है। तो ये जो अंतर होता है, अगर जो है हमारा आयात बढ़ गया, निर्यात घट गया तो हमारा घाटा हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है चालू खाता घाटा। जितना हम अपना सामान एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना हमारा हानि होगी, क्योंकि हमारा पैसा जो है एक्सपोर्ट के माध्यम से हमारा विदेशी पैसा हमको मिलता है और जो इंपोर्ट किया जाता है तो हमारा खुद का पैसा भी चला जाता है। यदि एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। ये तो हो गया जो घाटा होता है वैसे घाटा। और चालू खाता घाटा क्या होता है? यदि एक देश के भुगतान उसके व्यापार, वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू घाटा कहा जाता है। भुगतान ज़्यादा हो गया और जो हमारी टोटल आय थी, हमारे सामान को एक्सपोर्ट करने से जो प्राप्त आय थी वो कम रह गई, और हमारा जो लोगों को देना है, अगर हमने ऋण लिया है तो उसका जो ब्याज चुकाना है, वो सब चीज़ें भी अगर ज़्यादा हो गई तो जो है हमारा जो है चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। कुल मिला के अगर फ़ायदा होगा तभी घाटा नहीं होगा, बाकी सब में घाटा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे चालू खाता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात आता है। कर्मचारियों और विदेशी निवेश से प्राप्त आय, मतलब अगर हमारे देश के कोई लोग बाहर जाके निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनसे जो हमारा फ़ायदा होगा वो हमारे भारत में ही आएगा। या फिर हमारे कर्मचारी अगर बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो जो फ़ायदा होगा हमारा ही होगा।
या फिर हमें कोई विदेश से अनुदान मिल जाए, अनुदान राशि, यहाँ पे लोन की बात नहीं की जा रही, विदेशी अगर कोई संस्था है वो आगे भारत को कोई चीज़ दान कर दे, पैसे दान कर दे या कोई राशि दान कर दे, तब वो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोन ले रहे हैं कहीं से, तब वो ख़राब बात है। तो अनुदान राशि मिल जाए, उपहार मिल जाए विदेशों से, तो वो सब भी हमारे लिए अच्छा है। बसें कामगारों द्वारा भेजी गई विप्रेषण राशि, हमारे अगर कोई NRI जो बाहर रहते हैं वो बाहर से कुछ पैसा भेजते हैं, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदे में ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है ये डायरेक्ट सब्सिडी इसको माना जाता है। ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी कौन सी सब्सिडी कहलाती है? जब MSP जो सरकार निर्धारित करती है कि कोई जो फसल है वो कितने रुपए में मिनिमम बेची जानी चाहिए, तो वो MSP जो है किसानों को जितना मूल्य मिलता है मिनिमम वही रहता है। और बाजार मूल्य का अंतर जब डायरेक्ट किसानों को भुगतान किया जाता है, मान लीजिए बाजार का कोई मूल्य दूसरा चल रहा है, MSP से कम है वो, तो बीच का जो गैप बचता है, अगर सरकार जो है उसको सीधे किसानों को दे रही है कि तुम्हारा जो बीच का अंतर बच रहा है उसको हम पे करेंगे डायरेक्ट, तब उसको कहा जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इससे व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है। WTO का मानना है कि इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती है अगर डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है तो। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है कि पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास अनुसंधान हेतु जो सब्सिडी दी जाती है, पर्यावरण के हित के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, और इसको जो है अच्छा माना गया है WTO के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, यही पहली वाली पूछी गई थी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या, ये इतना स्टेटमेंट लिखा था और पूछा गया था किस तरह की सब्सिडी है, तो ये है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जिसमें डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। अगला है 2016 का मेंस का पेपर। भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। स्थापना हुई थी 1990 में, सिडबी की स्थापना 1990 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह बनाए रखना, ऋण देना, तो ये छोटे उद्योगों के लिए है। मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। जो मांग को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई गई है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI बनाता है। इसी के द्वारा जो हमारे रेट्स हैं, सभी तरह के रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और SLR, CRR, ये सब डिसाइड होते हैं, तो इसी को मौद्रिक नीति कहा गया है। इसी से पूरी बाजार नियंत्रित रहती है। मौद्रिक नीति जारी करता कौन है? तो RBI प्रत्येक 2 माह में इसको जारी करता है। अगर साल भर में बात की जाए तो साल भर में 6 बार। नेक्स्ट बात करेंगे समायोजित सकल आय यानी AGR की परिभाषा में क्या क्या शामिल होता है? सकल आय, समायोजित सकल आय में क्या क्या शामिल होगा? तो ब्याज आय भी शामिल होगी। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उससे जो ब्याज मिलेगा वो भी हमारी आय हो गई। लाभांश जो हमारा मिलेगा, अगर हम कोई चीज़ आयात निर्यात कर रहे हैं उसमें से जितना फ़ायदा होगा, मतलब आयात को हटा दिया जाए, उसके बाद आयात को उसमें से माइनस कर दिया जाए, तो फिर जितना फ़ायदा बचेगा उसको लाभांश कहा जाता है। विदेशी मुद्रा हमारे पास जो रहेगी वो सब जो है हमारी सकल आय हो जाती है, समायोजित सकल आय। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति का प्रभाव, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से किस पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ऋणी पर सकारात्मक, जिसने लोन लिया है या फिर जिसने पैसा लिया है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि किस पे सकारात्मक, किस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर महंगाई बढ़े तो। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रास्फीति का किस पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऋणी पे, जिसने पैसा लिया है या जिसने उधार लिया है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब उसने पैसा लिया तब वो पैसा जो है उसकी कीमत जो है ज़्यादा थी, लेकिन अगले दिन जो है उसकी कीमत कम हो जाएगी। जब वो वापस करेगा तो उसकी कीमत कम रहेगी। तो इस तरह से जो लेता है पैसा उसको जो है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो देता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देनदाता पर यानी ऋणदाता पर, उधार देने वाले पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किस तरह से कि आज जब उसने पैसे दिए तब उस पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब वो वापस मिलेगा उसको तब उस पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऋणदाता मतलब पैसा देने वालों को जो है यहाँ पर नुकसान होता है अगर महंगाई बढ़ रही है तो। और इसी तरह से आयात में, इंपोर्ट में भी जो है सकारात्मक होता है, इंपोर्ट में फ़ायदा होता है। अगर कोई चीज़ हमने मंगाई, कहीं बाहर से हमने आयात किया, तो हमने पहले जो है कम पैसे में आयात कर लिया, बाद में उसको हम महंगाई बढ़ गई उसको ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं, या फिर हमने पहले आयात करके रखा है अब महंगाई बढ़ गई तो हमें जो है दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करने में फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में, पहले हमने आज एक्सपोर्ट किया, कल उसका दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, कल उसका दाम बढ़ गया, तब उसको निर्यात करने में इंपोर्ट कर, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट है भाई, ये एक्सपोर्ट है,
ये इंपोर्ट है, तो इसमें जो है नुकसान हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने में जो है नुकसान होता है अगर महंगाई बढ़ती है तो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सब इसी तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, किस पे पॉजिटिव पड़ता है, किस पे निगेटिव पड़ता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे पेंशन भोगी वाला ज़्यादा पूछा जाता है, या स्थिर आय वर्ग को नकारात्मक प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। स्थिर आय वर्ग पे नकारात्मक प्रभाव महंगाई का पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा एग्जाम में रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, और ये एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके द्वारा ये जो है आईएमएफ की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। आईएमएफ का काम क्या है? तो पूरे विश्व में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, भुगतान संतुलन को की अस्थायी जो कमी है उसको पूरा करना। जो गरीब देश होते हैं, जो थोड़ा सा मतलब जैसे पाकिस्तान, गरीब नहीं मतलब जिनका जो है मौद्रिक स्थिति ठीक नहीं चल रही होती है, भुगतान संतुलन जिनका ठीक नहीं रहता है, वो आईएमएफ से ज़्यादा लोन लेते हैं। हम लोग जो है ज़्यादा आईएमएफ से लोन नहीं लेते, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोन आता है वो वर्ल्ड बैंक से आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2017 का प्री का ये पेपर है। नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी, ये तीनों जो हैं ये कृषि निर्यात से संबंधित संस्थाएं। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी कृषि निर्यात से संबंधित संस्था नहीं है? तो ये सब जो हैं ये कृषि निर्यात से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन जो है नाफेड से बहुत बनता है, ये अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, क्षेत्रीय कार्यालय इसकी मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में है और दिल्ली में है। तो नाफेड याद रखिएगा फुल फॉर्म, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से एफ क्या है, तो इस तरह से फेडरेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के सट्टेबाज कौन से होते हैं? तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। स्टैग में ये होता है कि ये जो आपने स्टॉक मार्केट अगर देखा होगा एनएससी बीएससी का ऐसे से जो रहता है, इसमें जो स्टैग वाले जो मार्केट में ट्रेडर होते हैं वो हर एक कैंडल पे जो हर एक ऊपर नीचे जाता है उसमें ही बहुत अल्पकालिक ट्रेडिंग करते हैं, मतलब तुरंत जाते हैं मार्केट में, एंटर करते हैं, तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग जो कहलाती है वो स्टैग वाली ट्रेडिंग कहलाती है। फिर लेम डक क्या है? लेम डक में मतलब हिस्ट्री से ली जाती है इसको, जैसे पुराना आपका कोई एक कंडीशन आई थी उसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, वो दोबारा कंडीशन आई तो वो लेम डक कंडीशन बोली जाती है। बुल मतलब जो है कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस तरह से वो मार्केट में काम करते हैं, तो उसको बुलिश ट्रेडर कहा जाता है। बियरिश ट्रेडर जो इस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो बियरिश ट्रेडर होते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के ये होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चावल उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर। उत्पादकता मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हेक्टेयर में किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादकता हो रही है। तो उत्पादकता में नंबर 1 पे है पंजाब। और चावल उत्पादन में बात की जाएगी, चावल उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल है पहले नंबर पर। उत्पादकता में पंजाब और उत्पादन में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्पादक कीमत सूचकांक, ये क्या होता है? तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में औसत परिवर्तन जो है कीमत सूचकांक कहलाता है। उत्पादक कीमत सूचकांक जो है वस्तुओं और सेवाओं में जो कीमत में परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 का मेंस का पेपर। यहाँ पर तृतीयक गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो परिवहन, संचार, वाणिज्य सभी। तो पूछा गया था इसी तरह से क्वेश्चन, ये सभी जो गतिविधियाँ किस तरह की हैं? तो तृतीयक हैं ये। विनिर्माण और उद्योग द्वितीयक में आती हैं, कृषि पशुपालन प्राथमिक में आता है। आयात कर क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए जाने वाले कर। और आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। आयात कर जितना होगा वो व्यापार की मात्रा को घटाएगा, जो टैक्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था। कब? तो 1994 में भारतीय रुपये को जो है पूर्ण परिवर्तनीयता इसकी कर दी गई थी। अब ये क्या है? तो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमें अगर खरीद बिक्री करना है, बाहर से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हमारी मुद्रा जो है वो डॉलर के रूप में जो परिवर्तनशीलता होती है उसकी, उसी को कहा जाता है कि पूर्ण परिवर्तनीयता। तो हम अपने उसमें कर पाते हैं, अपने रुपए को लेन देन करके उसको, जैसे हम $1 की वैल्यू कितनी है उस तरह से जो है ये कर पाते हैं। कब से ये चालू हुआ? तो 1994 से।
नेक्स्ट बात करेंगे चालू खाता परिवर्तनीयता क्या होता है। तो मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहता है। जब हमारी मुद्रा मतलब एक देश से दूसरे देश जो ट्रांसफर होती है उसी को कहा जाता है चालू खाता परिवर्तनीयता। चालू खाता परिवर्तनीयता, इसमें मेन चीज़ यही है कि जो प्रतिबंध वगैरह लगे थे, जो लगे रहते थे हमेशा, मतलब उन प्रतिबंधों को हटाया गया था 1994 में। नेक्स्ट बात करेंगे शुद्ध निर्यात क्या होता है। तो निर्यात माइनस आयात, मतलब जो टोटल निर्यात हुआ है उसी को जितना भी निर्यात से प्राप्त जाता है उसी को फाइंड आउट करना शुद्ध निर्यात कहलाता है। अगर यहीं पे माइनस में चला गया निर्यात तो हमारा घाटा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, सीधे सीधे क्वेश्चन था। परिवहन साधनों की कम संख्या को गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। गरीबी का सामाजिक सूचक क्या है। निरक्षरता स्तर, जो पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं, स्वास्थ्य देखभाल की कमी तो नहीं है, रोजगार की कमी तो नहीं है, तो ये सब जो है सामाजिक सूचक हैं। परिवहन साधन कोई ऐसी सामाजिक सूचक नहीं है गरीबी का। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा व वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन होता है। तो आरबीआई होता है जो वित्तीय मामलों में सलाह देता है सरकार को। अब एक ही क्वेश्चन आया था उरुग्वे दौर से संबंधित। उरुग्वे दौर का क्या है। तो 1989 से 93 के बीच में एक व्यापक चर्चा चली थी, वार्ता चली थी, टैरिफ और व्यापार संबंधित ये चर्चा थी और इसमें 123 देश शामिल हुए थे। ये नंबर याद रखिएगा, 123 देश उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल थे। और इसी के बाद जो गैट था, गैट का नाम चेंज करके जो है WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जो व्यापार संबंधी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसकी स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 1995 में। ये स्थापना वर्ष इसका पूछा जाता है अलग से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WTO के जो सदस्य देश हैं वो 164 है। मुख्य चीज़ ये याद रखिएगा उरुग्वे दौर का संबंध किससे है। तो टैरिफ और व्यापार संबंधित वार्ता से इसका संबंध था। 123 देश इसमें शामिल थे। अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो वही 89 से लगभग 89 से 93 तक। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 का जो पेपर निरस्त हो गया उसका ये क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी और इसी में अगर शहरी लगा दिया जाए तो 97 में आई थी। जवाहर रोजगार योजना 89 में आई थी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था। ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में किसी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई। मानव विकास की बात किस में की गई थी विकास के रूप में। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो 1992 से 97 तक थी। मानव विकास पहली बार यहीं पे आया था शब्द 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट यहाँ पर जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ये 12 सितंबर सन 2016 में हुई थी। 2016 के बाद उसके बाद 17 में तो जीएसटी आ गया था, लागू हो गया था। ये परिषद की स्थापना यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 12 जुलाई 2016 को परिषद की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके जीएसटी परिषद के। तो वित्त मंत्री होते हैं, जो भी वित्त मंत्री रहेंगे। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद को के तहत इसको डाला गया है। तो 279A, ये इंपॉर्टेंट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है जीएसटी परिषद। 279A। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, वो पहले अध्यक्ष थे इसके। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सेबी अधिनियम पारित हुआ था कब। तो 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला था। इसके अलावा अगर सेबी की स्थापना पूछी जाए तो 1988 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। स्थापना पूछा जाए तो 88 और वैधानिक दर्जा 92। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 का प्री का पेपर। प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है। तो प्रतिछाया बैंकिंग जो गैर वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो वित्तीय और अन्य गतिविधियां की जाती हैं, वित्तीय संबंधी गतिविधियां जो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा की जाती हैं, उसको प्रतिछाया बैंकिंग कहा जाता है। जैसे मेन तो एक बैंक हो गया, बैंक जो होते हैं वो उनका मेन काम होता है वित्तीय जो है काम करने का, लेकिन और भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो वित्तीय काम करती हैं, तो उनको प्रतिछाया बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जैसे जनधन वाला जो कैफ़े होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन सा आएगा। तो आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। और अप्रत्यक्ष कर में अब जीएसटी आता है। मालेगांव समिति जो है ये कब आई थी 2011 में। इस समिति की सिफारिश पर सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन था कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तो मालेगांव समिति जो कि 2011 में आई थी। इसके बाद फिर से एक मालेगांव समिति बनी थी अभी हाल में, जिसका काम था आरबीआई के द्वारा इसका गठन किया गया था और बैड लोन और धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था, मालेगांव समिति का। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन यही वाला आया था जो मेन पूछा गया था। फिर भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा कब हुई थी। तो 1985 से 86 के बीच में वित्त मंत्री इस टाइम पे वीपी सिंह थे, उन्हीं ने ये घोषणा की थी।
राजकोषीय नीति की 85 से 86। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 का मेंस का पेपर। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये पहला क्वेश्चन था। फिर WTO का जो बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, इसके अनुपालन के लिए WTO का ये अधिकार अधिनियम था ट्रिप्स, इसके अनुपालन के लिए भारत ने क्या किया? तो भारत ने एक अधिनियम लाया जिसका नाम था पेटेंट अधिनियम। ये अधिनियम आया था 1970 में और लागू कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1972 को। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, पेटेंट अधिनियम कब आया था? 70 में। लागू कब हुआ था? तो 72 में। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी जो सेज कहा जाता है, इसकी नीति कब घोषित हुई थी? तो सन 2000 में। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। नीति घोषित हो गई थी 2006 में। अधिनियम कब बना था? ये 2005 में। 2023 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये उस टाइम का जो क्वेश्चन था 2014 वाला, उसमें हम पूछा गया था कि उस साल जो है किसका निर्यात हुआ था सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे निर्यात की बात की जा रही है, ये उसमें सही कर दिया जाएगा नोट्स में। निर्यात जो है, निर्यात में नंबर 1 पे कौन था ये पूछा गया था। तो नंबर 1 पे था इंजीनियरिंग गुड्स, फिर था पेट्रोलियम उत्पाद, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर केमिकल्स। 2024 में जब फिर से आर्थिक समीक्षा आएगी तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, हो सकता है यही भी रह सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है। और नाबार्ड का काम सिर्फ कृषि नहीं, कृषि और ग्रामीण विकास दोनों के लिए ये लोन वगैरह देता है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 98 में, अप्रैल 98 में। किसान ऋण आवश्यकता हेतु तो ये योजना लाई गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा PYQ वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा ROE का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करेंगे, ROE ग्रुप डिटेल्स, या फिर एक कंबाइन ग्रुप भी चल रहा है ROE प्लस UPPCS का, जो कि UPPCS तक चलेगा। तो ROE प्लस UPPCS ग्रुप डिटेल्स उस पर करके मैसेज करेंगे तो आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।